भैया बहनों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एकादश गणित के प्रथम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी कक्षा एकादश गणित के पहले चैप्टर का अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है समुच्चय, जिसको हम अंग्रेजी में सेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेट के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो समुच्चय सिद्धांत का जो सूत्रपात है वह जैन गणितज्ञों द्वारा 11वीं शताब्दी में विस्तृत रूप से किया गया था, परंतु पश्चिमी समाज के सामने इसे 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, ये एक जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर, इन्होंने रखा। गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में एक मूल संकल्पना समुच्चय की है, जिसकी सहायता से संपूर्ण गणित और विशेष रूप से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ है। तो समुच्चय संकल्पना का उपयोग इस दृष्टिकोण से भी किया गया कि हम संबंध और फलन की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए प्रायिकता, अनुक्रम, ज्यामिति आदि के बारे में अध्ययन कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में हम बहुत सी वस्तुओं को समूह के रूप में जानते हैं और उनके लिए शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा खिलाड़ियों की टीम, आपने कहा ज्यामितीय उपकरणों का सेट, चाहे टी सेट। इन सभी उदाहरणों से समूह या संग्रह का बोध होता है। और जब हम समूह या संग्रह शब्द का प्रयोग सुविधा के लिए करते हैं तो वही गणित में समुच्चय के नाम से जाना जाता है। अर्थात वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह, वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो। अर्थात जिसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि वह वस्तु का मतलब अमुक वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं। देखिए, वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कि समुच्चय क्या है? समूह है या संग्रह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम दूसरी भाषा में समुच्चय को क्या बोलेंगे? वह या तो समूह है अथवा संग्रह है, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में एक निश्चित नियम है
और उसके सभी अवयव एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह जो ग्रुप है वह एक समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे आपसे कह दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो 10 से छोटा हो, तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह अगर आपसे से मान लीजिए हम कह दिए एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो जब हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि वह 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है, और यहाँ पे दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और कभी भी जब वो ये प्रत्येक जो अंक हैं ये सब के सब अंक अलग अलग अवयव कहलाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? अवयव, यानी इसका इंग्लिश नाम है एलिमेंट। फिर समझिए ध्यान से, वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो। तो अगर इस ग्रुप में, इस संग्रह में देखा जाए तो हर एलिमेंट, हर अवयव किसी निश्चित गुण को प्रदर्शित कर रहा है। वो निश्चित गुण क्या है? आप देख रहे हो, एक में एक जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आएगा। यानी इसमें जो संख्याएं हैं वह अपनी संख्या में, अपनी पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ने पर हमको मिल रही हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का अंतर है। इसका मतलब ये सभी के सभी किसी गुण विशेष को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे, इसका नाम होगा, इसको हम बोलेंगे समुच्चय। तो समुच्चय की एक और परिभाषा ये भी है, छोटी परिभाषा, कि हम वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब जिसकी परिभाषा सुस्पष्ट हो, स्पष्ट हो, यानी जो परिभाषा जो विशेष रूप से परिभाषित हो, ऐसे समूह को हम समुच्चय कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यानी वस्तुओं का एक लंबा संग्रह हो और उस संग्रह में सभी वस्तुएं एक निश्चित नियम का पालन कर रही हों, इसका मतलब किसी विशेष गुण को प्रदर्शित कर रही हों, तो वह कोई भी समूह समुच्चय की श्रेणी में आएगा। फिर एक बार और सुन लीजिए, समुच्चय से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि समुच्चय में जो भी अवयव होंगे, ये सब 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी ये अवयव कहलाते हैं। और समुच्चय को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में ही रखते हैं, यानी कि हमेशा इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और क्रमशः 2 अवयवों के बीच में कामा लगा लेते हैं। ये समुच्चय के संकेतन की विधि है। तो हम समुच्चय किसको कहेंगे, किस ग्रुप को, किस कलेक्शन को हम समुच्चय कहेंगे, किस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे, तो उसके लिए निश्चित है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह हों, यानी जो वस्तु हों उनके बीच एक निश्चित गुण हो, वह एक निश्चित गुण को प्रदर्शित कर रही हो, किसी गुण विशेष को वो रिप्रेजेंट कर रही हो, किसी गुण विशेष को संतुष्ट कर रही हो, तो वह सब समुच्चय कहलाता है। अगर हम, ये पहला एग्जाम्पल था, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर मान लीजिए समझना चाहें और हम ये कहें कि सप्ताह के समस्त दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के समस्त दिन, तो सप्ताह के समस्त दिन आप जानते हैं क्या क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ, चाहे सप्ताह के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, वो समझ जाएगा कि इसका मतलब वह व्यक्ति रविवार से लेकर और शनिवार तक की बात कर रहा है। जब जहाँ कहीं भी आप सप्ताह के समस्त दिनों की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ बात करिए चाहे देश विदेश के किसी कोने में बात करिए, अगर आप एक वीक की, एक सप्ताह की बात करेंगे तो सामने वाला ये अच्छी तरह समझ जाएगा कि एक सप्ताह का मतलब ये हो गया कि रविवार से और शनिवार तक के दिन होंगे। तो इसको, ये सप्ताह के जो समस्त दिन हैं ये परिभाषित हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको बताया गया है कि सप्ताह के दिनों में रविवार से लेकर और शनिवार तक के सभी दिन शामिल होंगे। इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह समुच्चय है। अब इस तरह से मतलब वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक भी नहीं है। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भारत के सभी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के सभी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई खिलाड़ी अच्छा है या नहीं अच्छा है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, बल्कि अच्छा होने का गुण परिभाषित नहीं है। अब पता नहीं, कोई खिलाड़ी कुछ लोगों की राय में अच्छा हो सकता है, परंतु वही खिलाड़ी कुछ लोगों की राय में अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस गुण के आधार पे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। जो सुपरिभाषित होगा, यानी सुपरिभाषित का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो सार्वभौमिक सत्य हो, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो सेंटेंस, जो वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वो चूँकि उसकी सुस्पष्ट परिभाषा है इसलिए हम उसको समुच्चय की श्रेणी में डाल देंगे। तो जैसे अगर ये कह दें हम 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर हम ये कह दें, मान लो तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, तो 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होगी। 2 से बड़ी का मतलब 3, 4, 5 और हम कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से ये कहें कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी सब प्राकृतिक संख्याओं को लिखो, तो आप किसी से भी कहेंगे तो वह 3 से लेकर 19 तक को लिख देगा। यानी 2 से बड़ी का मतलब 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी 3 हो गई, और 20 से छोटी का मतलब क्या, 19, और बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो 3, 4, 5 ये चला जाएगा 19 तक। यानी कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम किसी के सामने रखेंगे तो वह एक ही रिजल्ट को देगा। अगर हमसे आप पूछते हैं तो मैं भी यही लिखूंगा, आपसे कोई पूछता है तो आप भी यही लिखेंगे, आप किसी दूसरे से पूछते हैं यही क्वेश्चन कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, तो वो व्यक्ति भी यही लिखेगा। तो इसलिए चूंकि ये 3 से लेकर 19 तक जो एलिमेंट लिखे गए हैं, इनके अंदर एक विशेष गुण है, एक विशेष गुण को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि इसमें जितने भी अवयव हैं सभी एक विशेष गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समुच्चय है। तो इस तरह से ये समुच्चय की परिभाषा है। यानी समुच्चय की परिभाषा यह बताती है कि कोई भी संग्रह तभी समुच्चय कहलाएगा जब उसके अंदर रखे गए अवयव किसी गुण विशेष को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि समुच्चयों का संकेतन क्या है। सेकंड टॉपिक है समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का संकेतन। तो समुच्चयों को
प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब अगर कोई कहे आपसे कोई समुच्चय लिखो, तो समुच्चय को लिखने के लिए हम उसको जब नोटेट करेंगे, जब उसका नोटेशन लिखेंगे, तो उसको किसी बड़े अक्षर से लिख देंगे। जैसे ए है, बी है, सी है, ऐसे हम किसी भी बड़े अक्षर से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अभी जो आप पढ़े थे कि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को लिखिए, तो इसको हम अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो ए बराबर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, ये जाएगा 19 तक। तो अब इसको पढ़ेंगे ए बराबर 3, 4, 5 डैश 19 तक। यह एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको समुच्चय को संकेत के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं समुच्चय का संकेतन। यानी समुच्चय को संकेत करने की यही विधियां हैं, और उसको जब कभी भी हम संकेत करेंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा ही हम संकेत करेंगे। अब आगे अगली टॉपिक है हमको पढ़ना है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। देखिए, समुच्चयों को निरूपित करने के लिए हम समुच्चयों को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद उस समुच्चय का अवयव एलिमेंट कहलाता है। इसे प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कह दें ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू को जब हम कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे तो वह कहलाएंगे समुच्चय, और इस समुच्चय को हम रिप्रेजेंट किए हैं, प्रदर्शित किए हैं ए से। यह ए, ई मतलब स्मॉल ए, स्मॉल ई, आई, ओ, यू, ये प्रत्येक अवयव कहलाएंगे। अवयव का मतलब ये होता है कि जो समुच्चय में सम्मिलित पद या जो सम्मिलित वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं या पदों को क्रमशः अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये सभी के सभी समुच्चय के एलिमेंट कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। देखिए समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति
को प्रकट करने के लिए देखिए, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये उदाहरण, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं ए है अवयव, ई है अवयव, आई है अवयव, ओ है अवयव, यू है अवयव। तो अगर हम इसको लिखना हो कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि ई समुच्चय ए का अवयव है, तो हम पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे ई इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी ई इसमें है और इस समुच्चय का नाम क्या है, ए। इस समुच्चय का नाम है ए, ई इसमें है और इस समुच्चय का नाम है ए, यानी कि जो ई है वह ए का अवयव है, तो इसको लिखेंगे हम ई इज एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ही मान लीजिए हमको यू को लिखना है, तो हम देख रहे हैं कि यू जो है वह ए का समुच्चय है, तो लिखेंगे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि यू इज एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ए इज एलिमेंट ऑफ ए, आई इज एलिमेंट ऑफ ए, ओ इज एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन वहीं आप देख रहे हो कि इसमें यफ नहीं है, चाहे ए ई आई ओ यू के अलावा अगर हम बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, जी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर मान लीजिए हमको लिखना है जी, तो क्या जी इस समुच्चय ए का अवयव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है। तो अगर हमको लिखना है कि जी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसको लिखेंगे जी इज, इसको ऐसे लिख के काट देंगे, इसको पढ़ते हैं जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी जी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी समुच्चय में जो उपस्थित पद होते हैं, उन उपस्थित पदों या वस्तुओं को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। तो समुच्चय ए के 5 अवयव हैं, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको लिखना चाहें, अगर हम बोल रहे हैं कि ई समुच्चय ए का अवयव है, तो उसको सांकेतिक भाषा में, गणितीय भाषा में लिखेंगे कि ई इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर हमको लिखना है कि ए समुच्चय ए का अवयव है, तो लिखेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ही अगर हमको लिखना है यू जो है वह ए का अवयव हम देख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे यू इज एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन वहीं कह दिया जाए कि जी इस समुच्चय का अवयव नहीं है, क्योंकि जी इसमें है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जी है नहीं, इसका मतलब जी इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी जी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इस तरह से ये समुच्चयों के अवयवों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना तक इसको रिवाइज करें, कंठस्थ करें, और इसमें जो भी परेशानी हो, दिक्कतें हों, वो हमको आप चैट के माध्यम से सूचित करेंगे, हम आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।